हेलो बॉयज एंड गर्ल्स। नोटबुक एडुकेयर में आप सारे बच्चों का बहुत ज़्यादा दिल तहे दिल से स्वागत है ना। हाँ जी। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। राइट एंड एज यू नो आप कंसिस्टेंटली अभी मेरे साथ क्लास 12th में फिजिक्स का जो पहला लेसन है बच्चों, है ना, चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको यहाँ पे स्टडी कर रहे हो, है ना। और मेरे ख्याल से 12-13 क्लासेस यहाँ पे सक्सेसफुली कंडक्ट हो चुकी है फ्रॉम माय साइड, ठीक है। और उसी सीरीज में बच्चों आज अपनी अगली क्लास होगी, है ना, जहाँ पे हम लोग करेंगे विद्युत द्विध्रुव की किसी भी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, ठीक है। हाँ जी। तो बच्चों आपको पता है कि इससे पहले के जितने भी सेक्शंस हैं, जैसे अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक्सप्रेशन, निरक्षीय स्थिति में जो भी इससे पहले के कॉन्सेप्ट है ना, वो हम लोग इससे पहले की क्लासेस में कर चुके हैं, ठीक है। और जिस तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं सिस्टमैटिक तरीके से बच्चों, यू नो वीडियोस के माध्यम से चीजें आगे की ओर कवर होती जा रही है ना। और मेरा ये मानना है कि आप भी इससे पीछे की सारी चीजों को प्रॉपर तरीके से कंप्लीट कर रहे होंगे, है ना। प्रॉपरली आप अगर नोट मेंटेन कर रहे हैं तो वेल एंड गुड। अदरवाइज जो भी चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ किसी भी मूड से हो, वो आप लोगों का कंप्लीट हो रहा होगा और सारी चीजों को आप रिवाइज करके अगली क्लास को अटेंड करते होंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आई होप कि आप सारे बच्चे काफी अच्छे हैं और मन लगा के पढ़ाई कर रहे हैं, ये मानते हुए आज ही क्लास को बच्चों स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात आपको जो जैसा कि पता है, मैं बराबर आपको बताते भी रहता हूँ, ठीक है। अगर आपको लगता है कि यार इससे पहले मेरी कोई क्लास छूट चुकी है, मैंने उसको नहीं देखा है ना, कुछ मेरा स्किप हो गया, बैकलॉग वगैरह लग गया, तो उस केस में आप प्रीवियस वीडियोस को देखें, राइट। और सिस्टमैटिक तरीके से बच्चों जब आप आगे बढ़ेंगे ना, देन यू फील कि हाँ चीजें बढ़िया चल रही है और कहीं से कोई दिक्कत आपको होगी नहीं, ठीक है। तो इन बातों का आप ख्याल रखना। बाकी तो बच्चों सब बढ़िया है, ठीक है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो बच्चों टॉपिक है आज का विद्युत द्विध्रुव की किसी भी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, ठीक है। आपको पता है कि विद्युत द्विध्रुव की 3 डिफरेंट स्थितियों में हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालते हैं, ठीक है। जहां पे एक अक्षीय स्थिति होता है हमारा, है ना, एक्सियल पोजीशन बच्चों, राइट। दूसरा हमारा किसी भी स्थिति होता है नॉन एक्सियल पोजीशन, एंड तीसरा जो होता है बच्चों हमारा वो होता है किसी भी स्थिति। तो इससे पहले के 2 कंडीशन को हम पढ़ चुके हैं और दोनों में क्या होता है डेरिवेशन, क्या रिजल्ट आता है, आई होप कि वो सारा आपका क्लियर होगा, कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। तो इस टॉपिक को बच्चों हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, देखते हैं, ठीक है, समझना। बच्चों यहाँ पे हमको बोल रहे हैं ना विद्युत द्विध्रुव की किसी भी स्थिति में, तो सबसे पहली चीज जो होगी वो सबसे पहली चीज जो यहाँ पे होगी वो ये होगी कि सबसे पहले आप लोग यहाँ पे विद्युत द्विध्रुव का चित्र बनाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक डायपोल का फोटो बनाएंगे आप लोग कि इलेक्ट्रिक डायपोल कैसा होता है, ठीक है। तो बनाइए। आप सबको पता है इलेक्ट्रिक डायपोल में 2 आवेश होते हैं, दोनों का मान समान होता है, दोनों की प्रकृति जो है वो भिन्न होती है, अपोजिट होती है, और उनके बीच का जो सेपरेशन होता है वो बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ना, यहाँ पे बच्चों मैं बनाता हूँ, देखना आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखो मान लेते हैं बच्चों, राइट, कि यहाँ पे ना मान लेते हैं कि ये बच्चों जो हमें दिखाई दे रहा है ये अपना एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, ठीक है। इलेक्ट्रिक डायपोल है, अ, ये जो है ना, हाँ ठीक है, ये अपना एक इलेक्ट्रिक डायपोल है। और इस इलेक्ट्रिक डायपोल का बच्चों नाम जो है ना, नाम हम मान लेते हैं कि इसका जो नाम है वो है बच्चों ए, है ना, और बी, ठीक है। ए और बी सारे बच्चे समझ रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ए और बी हमारे डायपोल का नाम है ना। ओके। और आपको बच्चों पता है कि यहाँ पे ना, जैसे अगर मैं मानता हूँ, मान लो कि यहाँ पे मान लेते हैं कि ए बी है, और आप सबको पता है कि विद्युत द्विध्रुव में 2 आवेश होते हैं, ठीक है। एक प्लस क्यू होता है, दूसरा माइनस क्यू होता है। तो जहां भी आपका मन करता है आप प्लस माइनस को रख दो यहाँ पे, है ना। तो सपोज कर लो कि यहाँ ए पर जो है ना, ए पर प्लस क्यू है और बी पर क्या है बच्चों, बी पर माइनस क्यू है, ठीक है। बी पर माइनस क्यू है, ठीक है। ओके, वेरी गुड। सारे बच्चे जानते हो कि बीच की जो लेंथ होती है, डायपोल की जो लेंथ होती है, उसको हम 12 बोलते हैं, है ना। 12 से लेंथ को हम इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों मैं लेंथ को ना, देखो कुछ चीजें अंडरस्टूड होती है, कई बार हम दिखा देते हैं, कई बार हम नहीं दिखाते हैं, बट आपको परेशान नहीं होना। अगर मैंने यहाँ पे नहीं भी दिखाया है ना, तो आपको समझना है कि सर इसकी लेंथ 12 है। अगर आपने नहीं भी बनाया है ना, बट फिर भी अगर हमसे कोई पूछता है कि ए बी की लंबाई क्या है, तो अगर ए बी विद्युत द्विध्रुव है
तो बताए या ना बताए, हम इस बात को बता देंगे कि सर AB की जो लंबाई है वो 12 होगी। ये बात अंडरस्टूड होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, ठीक है। हाँ जी, तो यहाँ पे AB की जो लेंथ है वो 12 है। फिलहाल मैं यहाँ पे उस चीज को इंडिकेट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ओके। अब बच्चों आपको पता है कि इस डायपोल के लाइन के अलोंग जो भी पॉइंट होते हैं ना, उन सबको हम बोलते हैं एक्सियल पोजीशन, ठीक है, एक्सियल पोजीशन। और इसके मिड, इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, जो लंब समद्विभाजक वाली रेखा होती है, उस पे जो कोई पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं नॉन एक्सियल पोजीशन, निरक्षीय स्थिति, ठीक है। हाँ जी, बट आज का जो बच्चा टॉपिक है वो है किसी भी स्थिति में। तो आप सबको पता है किसी भी स्थिति का पॉइंट कहां पे होगा। तो लेट्स इमेजिन बच्चों, मान लेते हैं हम लोग कि एक बिंदु है ना, एक बिंदु है ये रहा, ठीक है, नोटिस करना आप लोग, दिस इज दैट पॉइंट। ये एक बिंदु है, पिंक कलर का आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। हाँ, तो ये जो बिंदु है ना बच्चों, ये किसी भी स्थिति का एक बिंदु है, आपको पता है ना। निरक्षीय तब होता है ना जब बीचों बीच में होता, तो किसी भी स्थिति का एक बिंदु है, राइट, ओके। अब बच्चों आपको पता है कि कोई भी बिंदु कहीं भी है अगर, ठीक है, और उस बिंदु की हमें डिस्टेंस बतानी हो कि वो जो पॉइंट है ना, वो पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है, बेसिकली अगर हमें डिस्टेंस बताना हो ना, तो वो पॉइंट का डिस्टेंस हम डायपोल के मिड पॉइंट से कैलकुलेट करते हैं, राइट। तो ऑल डिस्टेंस इज मेजर्ड फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट, राइट। तो यहां पर भी हम वही काम करेंगे बच्चों। तो आप मुझे बताओ इसका मिड पॉइंट कहां पे है। तो आप कहेंगे सर डायपोल का मिड पॉइंट इसके बीच में होगा, कौन सी बड़ी बात है इसमें। तो ठीक है, मैं यहाँ पे उस चीज को इंडिकेट कर देता हूं। मैंने बोला भाई ये मिड पॉइंट है यार, है ना, ये मिड पॉइंट है। एंड लेट्स इमेजिन इसके मिड पॉइंट को मैं O से इंडिकेट कर रहा हूं, है ना, O से इंडिकेट कर रहा हूं। और क्या किया बच्चों मैंने, और मैंने कुछ नहीं किया, मैं इस मिड पॉइंट को अपने रिक्वायर्ड पॉइंट से मिला दूंगा, है ना। और ये बोल दूंगा कि जो हमारा किसी भी स्थिति का बिंदु है वो डायपोल के मिड पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे है बच्चों, वो R डिस्टेंस पे है। ये बात मानते हो आप लोग। हाँ जी, वेरी गुड, है ना, वेरी गुड। उम्मीद है बच्चों सब कुछ दिख रहा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। बाकी आप क्लास करते हो जिस भी क्षेत्र से, जिस भी जगह से आप मेरे को सुन रहे हो, देख रहे हो, ठीक है। आई एम नॉट क्लेमिंग दैट आई एम द बेस्ट टीचर, बट यस आई कैन से कि अगर आप मेरे को पूरा फॉलो करते हो और दिल लगा के शिद्दत से अगर आप पढ़ाई करते हो, तो डेफिनेटली मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि आप जरूर बेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। हाँ जी, तो बस आपको प्रॉपरली मेरे को फॉलो करना है, मेहनत करनी है ना, थोड़ी शिद्दत के साथ। और जितनी भी बातें मैं यहाँ से पढ़ाने का प्रयास करता हूँ, जो भी मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, उसको आप सीखो। तो बेटा बोर्ड एग्जाम तो बहुत दूर की बात है, बहुत सिंपल बात है, आप उसके आगे के लिए भी तैयार होंगे इस क्लासेस के माध्यम से, ठीक है। हाँ जी, तो ये जो बच्चों हमारा पॉइंट था, इस पॉइंट का नाम हम C देते हैं, है ना, पॉइंट का नाम C है। एंड C इज एट R डिस्टेंस फ्रॉम आवर सेंटर, राइट, ओके, नाइस बच्चों, है ना, नाइस। अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और हम यहाँ पे इंडिकेट कर देते हैं कि सर ये जो है ना, ये जो है हमारे डायपोल से कितने एंगल पे है। तो सर ये हमारे डायपोल से थीटा एंगल पर है, थीटा एंगल पर है, थीटा एंगल पर है, ठीक है। हाँ जी, वेरी गुड बच्चों, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सुनिए, देखो आप बच्चों क्या करेंगे, आप ना थोड़ा सा समझने का प्रयास करना, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है ना, आपको समझना है कि यार ए बी हमारा डायपोल है, और ए बी के मिड पॉइंट से R दूरी पर C एक किसी भी स्थिति का बिंदु है जहां पे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो ये काम बच्चों आप डायरेक्ट नहीं करोगे, यहाँ पे मैं आपको पहले दो तीन छोटी छोटी चीजें बताता हूँ वेक्टर वगैरह के बारे में, ठीक है। कुछ चीजें आप इस फिगर में आप कुछ चेंज लेके आओगे, कुछ रिजॉल्व करोगे आप इसको, है ना। और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के बाद आप वेक्टर मेथड से आगे बढ़ोगे, है ना। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ, थोड़ा सा आपको मैं समझाता हूँ, आप समझिएगा, है ना, ध्यान दीजिएगा। आप सबको पता है कि अगर इस तरीके से हमारा एक्सिस हो, कार्टेशियन प्लेन हो, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, और बीच में जो है, बीच में अगर वेक्टर ए है ना, आप सारे लोग जानते हैं इस बात को, और यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे थीटा है। तो आप सबको पता है कि थीटा के साथ वाला जो होता है वो होता है ए कॉस थीटा। अगर यहाँ पे ए है तो इसका नाम हो जाएगा ए कॉस थीटा। अगर यहाँ पे पी है तो ये हो जाएगा पी कॉस थीटा। थीटा के साथ वाले में कॉस लगता है बच्चों। अगर ये थीटा यहाँ पे ना हो करके, है ना, अगर ये थीटा चलो, है ना, समझिएगा ध्यान से मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ, अगर फिगर ऐसे है बच्चों, ठीक है, समझिएगा, फिगर ऐसे है ना, और इस तरीके से यहाँ पे वेक्टर ए है और थीटा यहाँ पे है, थीटा यहाँ पे है। तो थीटा के साथ वाला होता है, थीटा के साथ वाले में आप कॉस लगाते हैं, तो ये हो गया ए कॉस थीटा। तो बच जो गया ना बच्चों, वो हो जाएगा ए साइन थीटा, ए साइन थीटा, ए साइन थीटा, है ना। अगर यहाँ पे थीटा है तो साइन कॉस कर, जैसे यहाँ पे थीटा है तो कॉस थीटा बोलेंगे, बट यहाँ पे अगर अल्फा होता तो हम कॉस अल्फा बोलते हैं। थोड़ा सा आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जैसे मैंने बोला, या फिर मैं ऐसे बोलता हूँ, इस तरीके से है, ठीक है। इसका नाम है बच्चों पी,
ठीक है, इसका नाम है पी। और यहाँ पे मैंने बोला ये अल्फा है भाई, है ना, ये अल्फा है, अल्फा एक एंगल है बच्चों, परेशान नहीं होना, ठीक है। तो मुझे बताओ अल्फा के साथ वाला क्या होगा, अल्फा के साथ वाला अल्फा थीटा कुछ भी एक एंगल है ना, एक कोण है, तो कोण के साथ वाले में cos थीटा लगता है, वो एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनाता है। तो यहाँ पे होगा, यहाँ पे cos लगेगा, और ये p है ना, इसलिए इसको हम बोलेंगे p cos। अब थीटा है तो थीटा, अल्फा है तो अल्फा पुट करेंगे, है ना। और यहीं पे जो दूसरा हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा p sin अल्फा, p sin अल्फा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा है। जिसमें cos लगा है वो 36 घटक है, वो x घटक है, x कंपोनेंट। और जिसमें साइन लगा हुआ है वो बच्चों y कंपोनेंट है। अब आप ध्यान देना बच्चों, अगर आपके पास x कंपोनेंट है, अगर आपके पास x कंपोनेंट है, राइट, और आपके पास y कंपोनेंट है, y कंपोनेंट है, तो यहाँ जो आप मेन वेक्टर निकालेंगे ना, मेन वेक्टर निकालेंगे, उसका फॉर्मूला होगा रूट अंडर x घटक का स्क्वायर, ठीक है, x घटक का स्क्वायर प्लस y घटक का स्क्वायर। देखो बच्चों, कई बार क्या ना, जब मैं यहाँ पढ़ाता हूँ ये सब, ये जब मैंने जो पढ़ाना शुरू किया आपको, और इसके बीच में ये मेरा मेन टॉपिक ये था, और इसके बीच में मैं जो ये ट्रैक से हट के ये सब बताना शुरू कर देता हूँ ना, तो जो बच्चे का बेसिक ठीक है उसको लगेगा कि सर ये सब क्यों बता रहे हैं, डायरेक्ट बताइए ना। बट कुछ ऐसे ही बच्चे होते हैं जिनकी बेसिक ठीक नहीं होती है, तो मुझे हर बच्चों का ध्यान रखना है, इसलिए मैं ये सब बता देता हूँ, ताकि थोड़ा बहुत आपका जो आइडियाज है वो क्लियर है, आपके बेसिक्स क्लियर रहे, और फिर आप अप्रोच करोगे ना तो आप थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल रहोगे, ठीक है। तो बच्चों, अगर एक्स घटक ऐसे है, वाई घटक ऐसे है, राइट, और ये 90 डिग्री पे है, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा ना वो बराबर होता है रूट अंडर एक्स घटक का स्क्वायर प्लस वाई घटक का स्क्वायर, रूट अंडर एक्स घटक का स्क्वायर प्लस वाई घटक का स्क्वायर। ये सब आपको आता है, ये मानते हुए बच्चों मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। सुनिएगा, देखो, आपको पता है बच्चों कि ये डायपोल है, राइट, डायपोल है, ये डायपोल है, ठीक है। और आप जान रहे हैं डायपोल है, राइट, और ये एक लाइन जो है ना, ये थीटा डिग्री, ये थीटा के कोण पर जा रही है। तो बच्चों मैं क्या कर रहा हूं ना, मैं यहाँ पे एक चीज कर देता हूं, मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे ना ये जो अपना व्हाइट वाला हमें दिखाई दे रहा है ना, ये वाला जो लाइन जा रहा है, इसको मैं थोड़ा पीछे की ओर बढ़ा देता हूँ। तो सुनिएगा ध्यान से, इसको मैं एक सेकेंड, ठीक है, इसको मैं पीछे की ओर बढ़ा देता हूँ, मैंने बढ़ा दिया, ठीक है, पीछे की ओर बढ़ा दिया। और क्या कर रहा हूँ बच्चों, मैं इसको भी थोड़ा हटाता हूँ मैं यहाँ से, बिंदु ओ को, ठीक है, पीछे की ओर बढ़ा दिया। और उसके बाद बच्चों इसी लाइन पे ना, इसी लाइन पे मैं लंबवत, लंबवत है ना, लंबवत मैं एक रेखा दिखाता हूँ। देखो लंबवत तो मैं यहां से भी दिखा सकता हूँ, यहां से भी दिखा सकता हूँ, बट लंबवत दिखाना है मेरे को, और इस प्रकार दिखाना है कि वो इसी बीच वाले पॉइंट से क्रॉस हो। तो मैं यहाँ दिखा देता हूँ, देखो, है ना, हमने बोला, दिखा दिया बच्चों हमने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या करना बच्चों, आप जो है ना अपने मन से थोड़ा सा फिगर बढ़िया लगे, इसलिए मैं आइडियाज बता रहा हूँ। इस मिड पॉइंट से आपको पता है पूरा 12 था, तो ये एल होगा, ये एल होगा। अगर पूरी डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, तो ये 10 होगा, ये 10 होगा। तो यहां से ये 10 है ना, जैसे अगर ये पूरा, मैं कहना क्या चाहता हूं बच्चों समझना, जितनी लेंथ ये है ना उतनी लेंथ यहाँ पे कट कर लेना, और जितनी लेंथ ये है उतनी लेंथ इस पे कट कर लेना। तो इस तरीके से जब आप कट करोगे ना, तो आपको यहाँ पे कट दिखाई देगा, ठीक है, यहाँ पे कट दिखाई देगा, यहाँ पे एक कट दिखाई देगा, और यहाँ पे कट दिखाई देगा, है ना। आप समझदार है, आपको समझ में आ रहा है। अब बच्चों क्या है, अब इनका नाम आप दे देंगे, इनका नाम कैसे देंगे, तो आप कह देंगे सर इसका नाम आप दे दीजिए A1, इसका नाम है AB, है ना, AB, तो इसका नाम देंगे A1, है ना। और थोड़ी देर के लिए इसको हटाओ, ठीक है, इसका नाम दिया आपने A1, और यहां बोल दीजिए B1, ठीक है। इसको आप कह रहे हैं यहाँ पे A2, और ये क्या है बच्चों, ये है B2, है ना, B2। आप समझदार है बच्चों, आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप बच्चों समझना, आप सिर्फ इतने से पे फोकस कीजिए, आप पूरा मत देखिए, पूरा देखोगे तो कंफ्यूजन होगी आपको। आप सिर्फ इतने से पे फोकस करो। ये जो बीच वाला ये क्या है, ये द्विध्रुव है, बीच वाला क्या है, द्विध्रुव है। और थीटा एंगल पे आपको ये वाली लाइन दिखाई दे रही है, बीच वाला द्विध्रुव है, और थीटा एंगल पे आपको ये दिखाई दे रहा है। तो अभी मैंने आपको बताया था, थीटा के साथ वाला जो होता है ना, वो एक्स घटक होता है, उसमें कॉस लगता है। तो ये द्विध्रुव है, और थीटा के साथ वाला ये है। तो बच्चों मुझे बताओ, ये द्विध्रुव है और थीटा के साथ वाला ये है, तो एक ये लाइन है और एक ये लाइन है। आप मुझे बताओ, ये वाला एक्स घटक होगा कि ये वाला एक्स घटक होगा, सोच के बताओ। आप कहेंगे सर थीटा के साथ ये लगा हुआ है ना, तो ये एक्स घटक होगा, और अगर ये एक्स घटक है तो फिर ये क्या होगा, वाई घटक होगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है। वैसे बच्चों ये एक्स घटक है, ये द्विध्रुव है, इसका एक्स घटक ये, वाई घटक ये। आप कहेंगे सर द्विध्रुव इतना ही थोड़ी है, द्विध्रुव तो पीछे भी है, इसलिए ये एक्स घटक नहीं है, एक्स घटक इसका पीछे भी है। ये वाई घटक है, वाई घटक इसका पीछे भी है। इसका मतलब बच्चों ये A1 B1 जो है ना, A1 B1, A1 B1, ये AB का एक्स घटक होगा A1 B1, ठीक है, और AB का y घटक होगा
A2B2 है ना। उम्मीद करता हूं बच्चों मैं आपको समझा पाया जो मैं यहाँ पे आपको समझाना चाहता था। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। अब बच्चों अगर आप ये बात समझ गए तो आपको पता है एक्स घटक में कॉस लगता है, वाई घटक में साइन लगता है। तो AB का जो द्विध्रुव आघूर्ण है आपको पता है आपने पढ़ा होगा, द्विध्रुव आघूर्ण को हम P से इंडिकेट करते हैं। तो AB का जो आघूर्ण है वो है P, तो एक्स घटक A1B1 का जो आघूर्ण होगा वो होगा P cos थीटा, और y घटक A2B2 का जो आघूर्ण होगा वो होगा P sin थीटा। एक्स घटक में cos लगता है, y घटक में sin लगता है, ये बात बच्चों आपको आती है। ठीक है, चलिए अगर बच्चों ये बात आपको आ रही है तो मैं थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाता हूं। राइट, आप देखना मैं क्या बताना चाहता हूं आपको। राइट, देखना बच्चों, समझना आप लोग ध्यान से मैं क्या बता रहा हूं, है ना। देखो अब बच्चों क्या है, एक चीज यहाँ पे और कर लेते हैं फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। आप समझिए बच्चों, ये जो ए बी है ना, ए बी, इस ए बी के लिए सी जो है वो किसी भी स्थिति है। ठीक है, इस ए बी के लिए सी जो है वो किसी भी स्थिति है। लेकिन मुझे बताओ इस A1B1 के लिए क्या आपको नहीं लगता सी अक्षीय स्थिति है? बताओ सोच के मेरे को, है ना। अक्षीय स्थिति क्या होता है बच्चों? अक्षीय स्थिति लाइन के सीध में होता है। ठीक है, तो ये जो A1B1 है क्या इसी के सीध में नहीं है? इसके सीध में नहीं है सी। हाँ जी, तो A1B1 के लिए सी जो है वो किसी सॉरी A1B1 के लिए सी अक्षीय है, A1B1 के लिए सी अक्षीय है, और A2B2 के लिए बच्चों ये निरक्षीय है। आप देखो A2B2 पे लंबवत ऊपर की ओर दिखाई दे रहा है ना। A1B1 के लिए सी अक्षीय है, A2B2 के लिए सी निरक्षीय है, और हमारा जो मेन डायपोल है उसके लिए किसी भी स्थिति है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसलिए हम क्या करेंगे, यहां पे बच्चों हम डायरेक्ट AB की वजह से ना निकाल करके पहले हम AB के एक्स घटक A1B1 की वजह से यहां पे विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। AB के एक्स घटक A1B1 के कारण यहां पे विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। फिर AB के y घटक A2B2 के कारण विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। आपको पता है जब A1B1 के कारण निकालेंगे तो अक्षीय का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि A1B1 के लिए तो बच्चों C अक्षीय स्थिति है ना। हाँ जी, जब A2B2 के कारण निकालेंगे C पर तो निरक्षीय का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि बच्चों A2B2 जो है उसके लिए C तो निरक्षीय है ना। और बच्चों x घटक का निकाल के y घटक का निकाल के अगर टोटल का निकालना है तो टोटल का कैसे निकलता है, रूट अंडर x घटक का स्क्वायर प्लस y घटक का स्क्वायर, ये आपको आता होगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों मुझे लगता है कि मैं आपको समझा पाया। अब हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और इसको देखते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और रह गई है ना, ये A1B1 की वजह से जब निकालेंगे ना तो A1B1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, तो यहाँ पे हम एक सेकंड बच्चों, है ना, A1B1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, तो ये जो है ना इसको मान लेते हैं ये E1 है। ठीक है, E1 है। ओके, A1B1 की वजह से E1, A1B1 की वजह से विद्युत क्षेत्र E1। ठीक है, A2B2 की वजह से बच्चों यहाँ पे E2 होगा। बट आप मुझे बताओ, कल जो बच्चों मैंने आपको निरक्षीय स्थिति करवाया था, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो देख लेना, उसके लास्ट में मैंने करवाया होगा कि निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र जो होता है वो एंटी पैरेलल टू द डायपोल मोमेंट होता है। मतलब डायपोल मोमेंट की जो दिशा है उसके विपरीत और समांतर होता है। तो यहां जो डायपोल मोमेंट है वो कैसे होगा बच्चों, ऋणावेश से धनावेश की ओर, मतलब ऐसे ऐसे। डायपोल मोमेंट की दिशा ऐसे है तो यहाँ A2B2 में दिशा ऐसे होगी। अगर इधर है बच्चों तो इसमें भी इधर होगी। तो ये है डायपोल मोमेंट की दिशा, ये है डायपोल मोमेंट की दिशा। तो होगी तो समांतर ही, बट डायपोल मोमेंट के विपरीत। तो आप मुझे बताओ, अगर ये डायपोल मोमेंट की दिशा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा और इसके समांतर ही रखना है। तो बेसिकली जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा A2B2 की वजह से, इस पर वो ऐसे होगा बच्चों। ठीक है, ऐसे। ये बच्चों छोटी छोटी बातें हैं जो हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं, ध्यान नहीं देते, और हम गलत कर देते हैं चीजों को। तो आपको ध्यान देना है। इसका नाम हम देंगे क्या चीज, इसका नाम हम देंगे E2। ठीक है, E2। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। अब फिलहाल हम तैयार है आगे बढ़ने के लिए। फिगर में हमने काफी ज्यादा तांडव मचा दिया, लगातार मैं फिगर ही बता रहा था आपको। बच्चों हर बात मैं बताता हूं आपको, हर छोटी छोटी बात, है ना। और मेरी क्लास को अगर कोई कमजोर बच्चा भी देखता है और अगर ध्यान से देखेगा, मेहनत से, तो मेरा ये विश्वास है कि वो सीख जरूर पाएगा कुछ ना कुछ। ठीक है, चलिए अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखना देखिए, मैं कुछ बातें यहाँ पे लिख देता हूं बच्चों। ठीक है, समझना आप लोग। लेट ए बी एक
विद्युत द्विध्रुव है जिसके जिसके मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर। बच्चों मैं ना इंट्रोडक्शन लिख रहा हूँ, ये आपको पहले से भी आता होगा, थोड़ा मैं लिख देता हूँ ताकि आपको ये समझ में आए कि एग्जाम में कैसे अप्रोच करना है। अगर एग्जाम में सवाल आता है तो एग्जैक्टली वैसे लिखेंगे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। इंट्रो लिखना जरूरी है बच्चों, राइट? तो हम लिख रहे हैं, माना कि ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके मध्य बिंदु ओ से, यहाँ ओ मिट गया, लिख देते हैं, ओ से आर दूरी पर कौन सा, किसी भी स्थिति का, राइट? आर दूरी पर किसी भी स्थिति का एक बिंदु सी है जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। ठीक है, आपको बच्चों मैंने यहाँ पे लिखा है, एक बार आप लोग पढ़ सकते हैं मैंने क्या लिखा है। ठीक है, ध्यान से पढ़ो, मैंने बेसिकली इंट्रो ही लिखा है ना। लेट ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर किसी भी स्थिति का एक बिंदु बी है ना, सी है सॉरी, जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो सारी बातें क्लियर है बच्चों, बाकी सब कुछ एक्स घटक वाई घटक ये सब कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट हम काम की बात पे आते हैं, मुद्दे पे आते हैं। ठीक है, समझना आप लोग कैसे करेंगे। ठीक है, देखो नाउ, तो द्विध्रुव के एक्स घटक, द्विध्रुव के एक्स घटक A1 B1 के कारण, द्विध्रुव के एक्स घटक A1 B1 के कारण C पर तीव्रता, द्विध्रुव के एक्स घटक A1 B1 के कारण C पर तीव्रता। बच्चों A1 B1 के लिए C कौन सी स्थिति है जरा बताओ वहां से। A1 B1 के लिए C अक्षीय है कि निरक्षीय है? आप कहेंगे सर A1 B1 के लिए C अक्षीय है, और अक्षीय में आपको फॉर्मूला याद है, अक्षीय में जो फॉर्मूला था वो था E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और 2p बटे आर क्यू। अगर बच्चों आपको याद आ रहा है, अक्षय में क्या होता था, 2p बटे आर क्यू, 2p बटे आर क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, है ना, एक्स घटक A1 B1 की वजह से हमने E1 माना है ना, तो यहाँ हम लिख देंगे, ठीक है, E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बटे आर क्यू। ये बात सही है बच्चों, 2p हम तब लिखते थे जब हम इस डायपोल की वजह से निकालते थे, ठीक है, 2p। बट अभी A1 B1 की वजह से निकल रहा है, आपको पता है इसका आघूर्ण p होगा, तो इसका आघूर्ण तो p cos थीटा होगा ना, तो इसका वाला लगाना 2, और आघूर्ण तो इसका क्या है, p cos थीटा, तो 2p नहीं 2p cos थीटा, तो यहां पे हो जाएगा, ठीक है, यहां पे हो जाएगा बच्चों 2p cos थीटा बटे आर क्यू। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना, और क्या है उसको जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखना आप लोग, तो व्हाट इज हेयर बॉयज एंड गर्ल्स, देखो आप लोग, ठीक है, तो हम बोल देंगे अगेन, ठीक है, ठीक है, हाँ, हम बोल देंगे अगेन, द्विध्रुव के y घटक A2 B2 के कारण C पर तीव्रता। ठीक है,
y घटक a2 b2 के कारण c पर तीव्रता। बच्चों अभी जो है ना आप देख पा रहे हो मैंने c पर a1 b1 की वजह से निकाला है, अब मैं a2 b2 की वजह से निकाल रहा हूं। तो आपको पता है a2 b2 के लिए तो c निरक्षीय है ना, तो निरक्षीय है तो निरक्षीय वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अक्षीय में था बच्चों 2p/r³ और निरक्षीय में था p/r³। आप पिछले क्लास में थे तो आप देख लेना, अगर आप नहीं देखे हो तो बच्चों मैं क्या ही बोल सकता हूँ, आपको आना चाहिए राइट। मैं एक बार बोल दूं तो तुरंत फटाक से याद आना चाहिए कि हाँ सर आपने बताया था और ऐसा ऐसा होगा। ये नहीं कंफ्यूज घूमते रहोगे कहीं आपके ना हम नहीं जानते हैं, ऐसा रोतरी रोतरू वाला मुंह मत बनाना मेरे सामने, ठीक है। हाँ देखो जुबान भी लड़खड़ा रही है आपके सामने, ठीक है। हाँ क्या बोल रहा था बच्चों मैं, ठीक है। देखो A1 B1 के कारण C पर तीव्रता, और अभी मैं बता रहा हूँ A2 B2 जो y घटक है ना उसके कारण C पर तीव्रता। तो A2 B2 के लिए तो C निरक्षीय है ना, और आपने क्या माना है उसको, उसको आपने E2 माना है। तो आप यहाँ पे बोलेंगे सर कलर बदल लेते हैं ना, वी शुड चेंज कलर। देखो हम बोलेंगे E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और p/r³। p/r³ तो p तो हो गई बट p नहीं y घटक, तो y घटक का जो आघूर्ण है वो p sin थीटा होगा। तो हम बोल देंगे सर ये हो जाएगा p sin थीटा और बट्टे क्या, बट्टे r³। बच्चों x घटक आ चुका है, y घटक आ चुका है, अब मेन चीज निकालनी है। तो आपको पता है मेन चीज कैसे निकालते हैं, अगर x घटक आ गया y घटक आ गया तो मेन चीज निकालने के लिए आप फॉर्मूला यूज करते हो रूट अंडर x घटक का स्क्वायर प्लस y घटक का स्क्वायर। तो यहां से आप क्या बोलेंगे बच्चों, यहां से आप बोल देंगे ठीक है, यदि C पर C पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो तो, है ना, E हो तो वी नो दैट, हम क्या जानते हैं बच्चों, वी नो दैट, हम बच्चों जानते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे बोल सकते हैं वी नो दैट बोले या वी कैन से बोले, बच्चों वी कैन से सही ज्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। परिणामी तीव्रता E हो तो वी कैन से, हम कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं बच्चों, हम बोल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि E बराबर रूट अंडर ई एक्स का स्क्वायर। ई एक्स यहाँ पे क्या है बच्चों, ई एक्स यहाँ पे एक्स घटक है ना, तो यहाँ पे बच्चों एक्स घटक के रूप में कौन सा एक्स घटक के रूप में हमारा ये है, यही हमारा एक्स घटक था ना। तो यहाँ पे एक्स घटक की वजह से कौन सा था, एक्स घटक की वजह से E1 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कर देंगे E1 का स्क्वायर प्लस y घटक की वजह से कौन सा है, y घटक की वजह से अपना E2 है, तो यहाँ पे हम कर देंगे E2 का स्क्वायर, ठीक है। उम्मीद है कि बच्चों यहाँ पे समझ, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, E1 का जो मान है ना ये वाला, E1 के इस मान को यहाँ पुट कर देंगे और E2 का जो मान है वो यहाँ पुट कर देंगे। तो एक बार पुट करते हैं, ठीक है, ध्यान देना क्या होगा। ओके सो आफ्टर पुटिंग दिस E इज इक्वल टू रूट अंडर, ठीक है, E1 की जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होगा बच्चों 2p cos थीटा बट्टे r³ और पूरे का क्या चीज, पूरे का होल स्क्वायर, राइट। आगे प्लस, अब प्लस में बच्चों क्या, प्लस में E2 का मान ये रहा, क्या चीज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, p sin थीटा बट्टे r³ और पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। उम्मीद है बच्चों कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब मेरी बात को समझना बच्चों, इसमें कुछ कॉमन वॉमन आएगा ना तो आप कॉमन निकाल दो, आपको दिखाई दे रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 दोनों में है, p दोनों में है, r दोनों में है, तो जो है दोनों में उसको निकालो, और क्योंकि दोनों ही स्क्वायर में है तो निकलेगा, बट स्क्वायर में निकलेगा, ठीक है। तो एक स्टेप में नीचे शायद लिख सकता हूं ना, लिख देता हूं बच्चों, ठीक है, देखिएगा आप लोग, तो हो जाएगा E बराबर राइट, E बराबर क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 निकालोगे बाहर, P बाहर निकालोगे, R³ बाहर निकालोगे, दोनों में था बट दोनों के स्क्वायर में था इसलिए स्क्वायर में ही बाहर निकलेगा। अब क्या रह गया बच्चों, अब अंदर में यहां से देखो सब कुछ निकाले, यहां से 2 बच गया और cos बच गया, तो 2 बच गया, cos थीटा बच गया, और ये जो बचा ये भी स्क्वायर में तो बचेगा ना, स्क्वायर में ही बचेगा, ठीक है।
प्लस यहां से क्या बच गया, यहां से साइन बच गया, और जो साइन बचा है वो स्क्वायर में बचेगा, तो साइन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट कर दो बंद, और इस रूट अंडर को ये बेटा यहाँ पे कवर कर दो। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात विशेष है नहीं, है ना, सब कुछ दिख रहा होगा, है ना। ओके, अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। आप मुझे बताओ, ये जो स्क्वायर वाला टर्म है, क्या ये बाहर खुल जाएगा? स्क्वायर खत्म, ये बाहर निकल जाएगा, और इसको हम अल्टीमेटली सॉल्व करेंगे, तो क्या मिलेगा हमें, आप थोड़ा देखिएगा। ठीक है, हम क्या देंगे, ठीक है, E इज इक्वल टू कौन बाहर निकलेगा, 1/4 पी बट्टे आर क्यू स्क्वायर में ना, तो वो बाहर निकल जाएगा, तो 1/4 πε0 पी बट्टे आर क्यू बाहर निकल गया। ठीक है, हाँ जी, और रूट के अंदर क्या बचेगा, तो रूट के अंदर बच जाएगा, यहाँ पे रूट के अंदर बच जाएगा कौन सी बच्चों, 2 cos थीटा का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, और cos का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, तो आप कहेंगे सर प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, उम्मीद है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ओके। अब बच्चों आपको पता है जो 4 cos स्क्वायर थीटा है ना, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूं, देखो 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, है ना, तो आपको पता है इस साइन स्क्वायर थीटा को मैं पहले लिख देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये जो 4 cos स्क्वायर थीटा है ना, इसको मैं लिख सकता हूं cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, चेक करो, क्योंकि 3 cos स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा क्या होगा, 4 cos स्क्वायर थीटा ही तो होगा, है ना, तो इसको मैंने ऐसे स्प्लिट कर दिया। अब आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये 1 हो गया, और आगे जो है वो वैसे ही रहेगा। तो बच्चों इसको पूरा सॉल्व करने के बाद ना 1 प्लस क्या आएगा, 3 cos स्क्वायर थीटा आएगा, तो इस बात को यहां पे मैं मेंशन करता हूं, तो क्या मिलेगा, सो E इज इक्वल टू 1/4 πε0 राइट, P बट्टे आर क्यू इंटू 1 + 3, ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं, तनिक बढ़िया लगेगा ना, 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा, दिस इज द एक्सप्रेशन दैट वी हैव टू कीप इन आवर माइंड। बच्चों यही है किसी भी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आया। ठीक है, अगर कहीं कोई डाउट हुआ तो बच्चों आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, एंड द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ दीज काइंड्स ऑफ ऑनलाइन क्लासेस इज कि बच्चों आप किसी भी चीज को मल्टीपल टाइम्स देख सकते हो, रादर कि मैं यहाँ पे दोबारा चीजों को बोलूं, है ना, तो प्लीज डू वॉच अगेन एंड अगेन इफ यू डिडंट अंडरस्टैंड, राइट। और इसको बच्चों किसी भी तरीके से आप समझने का प्रयास करो, बिकॉज समझना जरूरी है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। अगर आ गया और आपको नहीं आता रहेगा तो आपकी बैंड बच जाएगी, तो आपको आना चाहिए। ठीक है, हाँ जी, तो ओके बच्चों, राइट। अब जो है ना, इसके बाद की कहानी हम देखते हैं, फिलहाल